नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं स्टैटिक के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अभी जो भी एसएससी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं या फिर रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं, जो भी अभी रिसेंट में एग्जाम देखे गए हैं, उसमें ऐसा देखा गया है कि एसएससी या हो या फिर रेलवे हो, जो भी एग्जाम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीबीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्टैटिक के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, क्योंकि अभी जितने भी रिसेंट के जो भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ऐसा देखा गया है कि स्टैटिक का वेटेज काफी अधिक रहा है। और यहाँ पे जो भी मैंने अभी जो भी प्रश्न लिया है, वो सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसके कुछ कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन भी देखते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम ये क्वेश्चंस देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, और आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को आंसर करना है। हम थोड़ी देर रुकेंगे जैसे कि आप आंसर कर सकें, ठीक है। हम थोड़ी देर रुकेंगे, चलिए करते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? वेन वाज द फेमस शहनाई प्लेयर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्डेड भारत रत्न? तो भारत रत्न कब मिला? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या है? तो सबसे पहला तो सवाल आपके मन में यही है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी आपको याद रखना है, ये एक शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे। और इनको जो है भारत रत्न जो है वो 2001 ईस्वी में इनको मिला था। कब? 2001 ईस्वी में। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति हुए जिनको चारों हमारा जो नागरिक सम्मान है सर्वोच्च, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये चारों पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। और पहली बार लाल किला पर जो है वो शहनाई बजाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने बिस्मिल्लाह खान जी को ही आमंत्रित किया था। तो और हम देखेंगे, तो इनके बारे में अगर देखें, इनके बारे में नहीं, हम ये देखेंगे कि और कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। देखिए, 1992 में सबसे पहले सत्यजीत राय को मिला, जो कि एक फिल्म निर्देशक थे। उसके बाद 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला, जो कि एक प्रसिद्ध गायिका थी, कहाँ की? कर्नाटक संगीत की। उसके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को मिला, जो कि एक सितार वादक थे। ध्यान रखिएगा सारी चीजें। 2001 में दो लोगों को दिया गया आर्टिस्ट को, एक तो लता मंगेशकर, और जो कि एक गायिका थी, और 2001 में मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को, जो कि एक शहनाई वादक थे। तो 2001 आपका राइट आंसर है। हाँ, लता मंगेशकर से आप ये भी याद रखना कि इनकी एक बहन है जिनका नाम है आशा भोसले, और इनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है। एक तो लता मंगेशकर पुरस्कार होता है और एक लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार होता है। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो 2022 से दिया जा रहा है, जबकि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बहुत पहले से दिया जा रहा है, वो अलग है, ठीक है। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। 2008 में भीमसेन जोशी को मिला, जो कि शास्त्रीय संगीत गायक थे, ठीक है। तो इतने आपको याद रखना है कि इतना ही कलाकार हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ेंगे हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अमजद अली खान वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? तो अच्छा, ये मोहन वीणा क्या होता है? वीणा होगा, रुद्र वीणा, सरोद या फिर सारंगी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो सरोद। अगर सरोद का जब भी नाम आता होगा, सबसे पहले हम अमजद अली खान के बारे में जानते हैं, ठीक है। अमजद अली खान के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये क्या, अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, हाँ, ये यहाँ पे फ्लाई आ गया है, मॉस्किटोज। देखेंगे, सरोद सम्राट इनको कहा जाता है। इनको तो अमजद अली खान को। ये क्या बोल दिया मैंने? हाँ ठीक है। अपने दोनों बेटों जो है, हाँ अमजद अली खान की ही बात कर रहा हूं मैं, मुझे लगा कि मैं कोई और बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। सरोद से संबंधित है कौन? अमजद अली खान। आप फोटो देख सकते हैं, इनके दो बेटे हैं, और दोनों बेटों का नाम क्या था? अयान खान और अमान खान। इनके साथ जो है रागा फॉर पीस नोबेल प्राइज कंसर्ट में इन्होंने प्रस्तुति दी थी। ये याद रखेंगे कि पद्मश्री उनको 1975 में दिया गया, और उसके 16 साल के बाद इनको पद्म भूषण दिया गया, और 10 साल के बाद क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। इनको भारत रत्न नहीं दिया गया। तो तीन जो भारत के नागरिक सम्मान है वो दिया जा चुका है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो ये चीजें ध्यान रखना है अमजद अली खान के बारे में। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि इसके 30 प्रश्न हम लोगों ने एक वीडियो में कर रखे हैं। ये आज उसका
दूसरा वीडियो है और इसमें भी आज हम लोग करीब 35 से 40 प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे हम लोग देखेंगे और बहुत सारे स्टैटिक के सवाल, बहुत सारे फैक्ट्स भी हम जानेंगे आगे। ठीक है, कुछ कुछ सवाल में नहीं होंगे, कुछ कुछ में होंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मी डेम मी फी, मी डेम मी फी एक उत्सव का नाम है, वो मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्राइमरी सेलिब्रेटेड मी डेम मे फी? असम, बिहार, उड़ीसा या नागालैंड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताइएगा। तो मी डेम मी फी जो उत्सव है वो असम का उत्सव है। और आपको पता होगा कि असम में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है अहोम जनजाति। कौन सी जनजाति? अहोम जनजाति। तो ये अहोम जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, काफी महत्वपूर्ण त्यौहार है। और मी का मतलब होता है क्या? तो प्रसाद। मी का मतलब क्या होता है? प्रसाद। और डेम का मतलब क्या होता है? मी का मतलब प्रसाद हो गया, डेम का मतलब क्या होता है? तो पूर्वज। डेम का मतलब पूर्वज। और फी का मतलब होता है देवता, मतलब पूर्वज जो है इनके, जो पूर्वज जो देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हर साल 31 जनवरी को, 31 जनवरी को मी डेम मी फी त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पे? असम में। अगर अहोम जनजाति की बात आई है तो अहोम जनजाति से संबंधित एक मृतकों का एक टीला है अहोम राजाओं का, जिसका नाम क्या था? तो मोइदम। क्या नाम है इसका? मोइदम। और ये मोइदम को भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका था 2024 में। तो ये भी चीजें आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बताएंगे राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम? ठीक है दोस्तों, आप अगर बोलेंगे तो सभी प्रश्नों का पूरा अगर आपको फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं। अगर वैसा अगर कोई इंटरेस्ट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके इंटरेस्ट पे ही सारी काम की जाती हैं। हम अभी बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की। तो इसका जो है 2018 में इसकी स्थापना होती है। 2018 में किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके उद्घाटन करते हैं 2018 में। और ये कहाँ पे है? तो मणिपुर इसका राइट आंसर है। कहाँ पे? मणिपुर, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके क्या करते हैं? शिलान्यास 2018 में। अच्छा, मेघालय लगा दिया आंसर, सॉरी, मेघालय नहीं, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर इसका राइट आंसर। आगे आइए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? तो चंदौली जिले में। कहाँ पे? लिख लेना, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। अगर हम बात करें तो इसमें बाघ होते हैं, तेंदुआ होते हैं, सुअर इसमें पाए जाते हैं, फिर हिरन होते हैं, बहुत 150 से अधिक इसमें प्रजातियां पाई जाती है। कहाँ पे? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगर हम बात करें कि कुछ और जो अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से हैं, तो आप याद रखना। मैं ऐसे लिख देता हूँ, दुधवा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है पीलीभीत। कौन सा? पीलीभीत भी आप याद रखना, पीलीभीत। और एक महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ध्यान रखना, महावीर में कंफ्यूजन मत हो जाना। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य भी जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे आइए। और ये चंद्रप्रभा भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक था? यह बताना है। 2002 में जो है किसको दिया गया था पद्म भूषण? पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? तो थोड़ी देर पहले, नहीं अभी नहीं, पिछले वीडियो में शायद हमने करवाया था उस्ताद जाकिर हुसैन। किनको? उस्ताद जाकिर हुसैन को। जाकिर हुसैन कौन थे? तो एक तबला वादक थे। कौन थे? तबला वादक थे। चले इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद मैंने इनके बारे में भी ऐड कर रखा है। हाँ, यहाँ देखेंगे। देखिए, तबला वादक जाकिर हुसैन, पद्म श्री उनको 1988 में मिलता है और पद्म भूषण 2002 में। और ऐसा जो पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले ये सबसे युवा थे, सबसे यंगेस्ट थे। पद्म विभूषण इनको 2023 में दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम है अ लाइफ इन म्यूजिक। क्या नाम है? अ लाइफ इन म्यूजिक। ठीक है। पंडित यशराज के बारे में देखिए, तो पंडित यशराज भी जो है वो तबला वादक हैं और इनको ध्यान रखेंगे कि पद्म श्री 1975 में और 15 साल के बाद जो है पद्म विभूषण
सॉरी पद्म भूषण, और 10 साल के बाद जो है वो पद्म विभूषण। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। और इतने सारे फैक्ट तो याद नहीं रखे जा सकते दोस्तों, अगर सच बताऊं तो। लेकिन क्या है ना कि अभी जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये पूछे जा रहे हैं। अगर आप पिछले साल के अगर आप सीजीएल का ही पेपर अगर उठा के आप देखें तो ये सारे प्रश्न आपको वहां पे मिल जाएंगे। जितना भी मैं अभी आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, जाकिर हुसैन के बारे में काफी पूछा गया, ठीक है, प्रभान्य के बारे में काफी पूछा गया, सभी लोगों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, हम एक एक करके हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीजें क्लियर करें। ये बताएंगे गंगूबाई हंगल, गंगूबाई जो हंगल हैं वो किससे संबंधित हैं? गंगूबाई हंगल रिलेटेड टू, ये क्या हो गया भाई, गंगूबाई हंगल वाज रिलेटेड विद होगा, ये ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है, आप समझ जाना इसको, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है। बनारस घराने, किराना घराने, ग्वालियर घराने या फिर आगरा घराने से। तो मैं आपको बता दूं कि गंगूबाई हंगल जो है ना वो ख्याल गायिका से संबंधित है। किससे? ख्याल गायिका से। और ये किराना घराने से संबंध रखती थी। कौन सी घराना? किराना घराने से। आगे चलेंगे, आगे और इस पे डिस्कशन होगा, आप टेंशन ना लो। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तड़ोबा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर केरला। ठीक है, तड़ोबा की अगर हम बात करें तो तड़ोबा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। अगर हम और नेशनल पार्क की अगर और बात करें तो नवेगांव है ना, नवेगांव भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। संजय गांधी या फिर गुगामल आप ले सकते हैं, पेंच ले सकते हैं। अच्छा, पेंच के बारे में एक चीज मैं बता देता हूं कि पेंच जो नेशनल पार्क है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में भी है और कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना कि महाराष्ट्र में भी है, कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में भी है। पेंच की मैं बात कर रहा हूँ। फिर नवेगांव मैंने आपको बताया, क्या बताया? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, एक सेकेंड, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गुगामल है, कौन सा? संजय गांधी। फिर आप याद रखेंगे गुगामल। ये कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कि सब कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है। ये चीजें ध्यान रखना है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वह महाराष्ट्र, क्योंकि हमसे पूछा गया तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसलिए रिपीट करता हूं ज्यादा ताकि आप लोगों को याद हो। 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 13 ताली फोक डांस इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हरियाणा, राजस्थान, असम या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों 13 ताली जो एक नृत्य है, ठीक है, क्या है? एक सेकेंड, हाँ, एक नृत्य है, और ये जो नृत्य है ना ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ? राजस्थान। वही जहाँ के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन से हैं? राजस्थान के, और मोहन यादव नहीं है, वो ऐसे ही कुछ नाम है, भजन लाल शर्मा। हाँ, भजन लाल शर्मा जी अभी वहाँ के क्या हैं? तो मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान के और कौन कौन से वहाँ पे जो नृत्य हैं वो फेमस हैं, तो घूमर है, फिर एक कालबेलिया नृत्य भी है। तो घूमर है, कालबेलिया है, मैं लिखता हूँ, घूमर, कालबेलिया, सभी चीजें नोट करेंगे, ठीक है। घूमर है, कालबेलिया है, एक और आप लिख लो, कच्ची घोड़ी। कौन सा? कच्ची घोड़ी लोक नृत्य भी है एक, और एक और भवाई होगा, ठीक है, भवाई भी आप याद रखेंगे, भवाई। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे कि ये सभी चीजें कहाँ की हैं? तो राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खेल में बॉल क्लाइन, है ना, बॉल क्लाइन जो शब्दावली है उसका उपयोग किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स बॉल क्लाइन इज यूज्ड? बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी या फिर खो खो। दोस्तों ये ऐसा खेल है जिसमें 7 प्लेयर होते हैं। अब आप सोचो 7 प्लेयर किस में होते हैं, है ना। और अगर उसके अगर हम कुछ और शब्दावली की बात करें तो उसमें शब्दावली है रेड, रेड डालना, है ना। रेड मूवी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अजय देवगन जी का। जब हम रेड डालने जाते हैं, जो एक दल जो होता है वो दूसरे दल में रेड डालने जाता है, उसको छू करके वापस आना होता है। अगर वो सही सलामत अगर वापस आ जाता है, और सही सलामत अगर वापस आ जाता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं कि वो जो है वो आउट हो जाता है, प्लेयर क्या होता है? आउट हो जाता है। तो रेड डालता है, फिर रेडर होता है, डिफेंडर होता है, सुपर टैकल होता है, एक टैकल, टैकल भी आप याद रखना कि टैकल भी कबड्डी से ही है ना। सुपर टैकल, टैकल, फिर रिवाइव, रिवाइव कब होता है? जब एक प्लेयर जो है वो आउट हो जाता है और उसके बदले जब हम दूसरे प्लेयर को क्या करते हैं,
रेड मार के दूसरे प्लेयर को छू करके हम अगर वापस आ जाते हैं अपने घर में, तो फिर क्या होता है कि हम एक जो मेरा प्लेयर जो वो आउट हो चुका है वो फिर इन भी हो जाता है, तो वो हो गया रिवाइवल। फिर लॉबी एक होता है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। तो और ये कौन सा कौन सा है स्पोर्ट्स, तो ये है कबड्डी। और इसमें 7 प्लेयर होते हैं। आप याद रखना कि बल्क लाइन, कौन कौन सा, बल्क लाइन, ये ध्यान रखना, बल्क लाइन, रेड, रेडर, डिफेंडर, और फिर टैकल, सुपर टैकल, फिर उसी तरह से रिवाइव, और फिर लॉबी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारे शब्दावली हैं, ये जो मुख्य थे ये मैंने आपको बताया। भारत ने किस वर्ष एशियाई खेल का मेजबानी की थी? इन विच ईयर इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एशियन गेम जो है वो कब इसका आयोजन होता है, एशियन गेम्स का पहली बार जो आयोजन है वो होता है 1951 में। कब होता है दोस्तों? 1951 में। और ये कहाँ से? तो न्यू दिल्ली से स्टार्ट होता है पहली बार। भारत जो है इसमें टोटल जो है 51 मेडल जीतता है। कितने मेडल्स? 51 मेडल्स जीतता है। और भारत का बेस्ट प्रदर्शन अब तक का एशियाई खेल में अगर बात करें तो यही है 1951 वाला। 1951 में जो पहली जो एशियन गेम्स हुआ वहां पे भारत का सर्वाधिक जो अब तक का प्रदर्शन है वो यही है। यहाँ पे 51 पदक जीते थे भारत ने। तो 1951 तो ये तो सही है भाई, ठीक है। और एक बार 1982 में भी भारत जो है वो मेजबानी किया, और इस समय जो है वो अप्पू हाथी को, किसको? अप्पू हाथी को इसका प्रतीक बनाया गया था, ठीक है। तो 1951 और 1982 सही है। अच्छा, एक बार मैं इसके बारे में पूरा डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ। देखिए, एशियाई खेल के बारे में मैंने पूरी चीजें यहाँ पे लिख ली है, आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी अच्छी कंटेंट है। देखिए, इसकी शुरुआत जो है 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली से होती है। इसका नारा रखा गया था डाइवर्सिटी साइंस शेयर, है ना, विविधताएं यहाँ चमकती हैं। अगर उसकी बात करें आदर्श वाक्य क्या रहा, तो एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे बढ़ना। और ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1982 में भी मेजबानी किया भारत ने, जिस समय इसका शुभंकर जो है वो अप्पू हाथी को बनाया गया था। कौन सा हाथी? अप्पू हाथी। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो कब रहा? तो 1951 वाला में, जो कि पहला था वही में, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया। दूसरा स्थान भारत ने हासिल किया था, पहला स्थान जो है वो जापान को मिला। आप यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी इसके पहले वाले वीडियो में कि ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 1940 और 1944 में नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और उसके बाद जो है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। फिर 1948 में जो है ओलंपिक की वो शुरुआत भी हो जाती है, मतलब ओलंपिक का पुनः आयोजन होने लग जाता है, कंटिन्यू हो जाता है वो। और 1948 वाला में भारतीय जो हॉकी टीम है वो स्वर्ण पदक भी जीतती है। लेकिन 1948 का जो ओलंपिक हुआ ना, वहां पे जापान को जो है वो शामिल नहीं होने दिया गया था। आपको पता ही है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिरा दिए गए थे, है ना, लिटिल बॉय और फैटमैन नामक 2 बम गिराए गए थे, ठीक है, अमेरिका के द्वारा। तो जापान को जो है 1948 के ओलंपिक में शामिल नहीं होने दिया गया था, इस पर पाबंदी लगा दिया गया। अब देखिए कि जापान पे बम गिरने के बाद भी 1951 में एशियाई खेल होता है जहां पे उसने जो है पहला स्थान हासिल किया, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि जापान का जो दृढ़ निश्चय, जो शक्ति है वो कितना ज्यादा है। चलिए, 1951 में हमने टोटल 51 पदक जीते, 15 जिसमें गोल्ड था, 16 सिल्वर था, और 20 से क्या था? ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। प्रत्येक चिन्ह जो है वो एशियन गेम्स का क्या है? तो चमकता हुआ सूर्य, चमकता हुआ सूर्य। सबसे अधिक बार आयोजन जो है वो बैंकॉक में हुआ है। स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो है वो कमलजीत संधू थी, जो कि दौड़ में जीती थी। कब? दौड़ में। तो एशियन गेम्स में जो है वो स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कमलजीत संधू। स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष थे सचिन नाग, जो कि 1951 में ही इन्होंने जीता था। 19वां एशियन गेम्स जो है होंगजो चाइना में हुआ, और 20वां एशियन गेम्स जो है कब होगा? 2026 में। कहां पे? जापान के नोगोया और आइची शहर में। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, हर 4 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे आइए। ब्लू लाइन जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? द टर्म ब्लू लाइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, या फिर आइस हॉकी? मैं बताऊं, एक सेकेंड, बोलते बोलते थोड़ा सा सांस कमी हो जाती है। मैं बता दूं कि वो ये जो है वही खेल है जो कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल भी है। वैसे ये अमेरिका में,
फिर जो भी आप जो अमेरिकी जो देश देखते हैं उत्तरी अमेरिका साइड में, उधर ये काफी फेमस है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उस साइड में। तो ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, और कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप बोलेंगे आइस हॉकी है। क्या है? आइस हॉकी है। इसमें अगर और भी कुछ हम अगर शब्दावली की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें एक गोलकीपर भी होता है। ठीक है, जैसे कबड्डी में डिफेंडर होता है, यहाँ पे भी डिफेंडर होता है, तो डिफेंडर शब्द इसमें भी यूज होता है। फिर अटैकर होता है, जैसे कि कबड्डी में रेडर होता है। क्या होता है? कबड्डी में जो होता है वो रेडर होता है, यहाँ पे क्या होता है? अटैकर होता है। फिर फॉरवर्ड होता है इसमें, फिर विंगर होता है, सेंटर होता है, स्लैप शॉट होता है। कौन सा शॉट? स्लैप शॉट। ठीक है जी, आगे चलिए। स्लैप शॉट मतलब, स्लैप मतलब चांटा मारना। ईश्वरी प्रसाद को कथक के किस घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? ईश्वरी प्रसाद इज क्रिएटेड विद स्टार्टिंग द विच घराना ऑफ कथक? रायगढ़, लखनऊ, बनारस या फिर जयपुर? हम बात कर रहे हैं किसकी? ईश्वरी प्रसाद की। तो ईश्वरी प्रसाद जो है ना, आपने नाम सुना होगा बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, है ना, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, फिर किशन महाराज, फिर कालका प्रसाद। तो ये सारे जो हैं वो लखनऊ घराने से संबंधित हैं, और ईश्वरी प्रसाद भी इसी से संबंधित हैं। और ईश्वरी प्रसाद को इसका संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है लखनऊ घराने का। लखनऊ घराने का संस्थापक किसको माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को। और लखनऊ घराने से अभी मैंने बताया कि जो भी महाराज वाले नाम हैं, जैसे कि अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, किशन महाराज, या फिर आप एक और नाम कालका प्रसाद, ये सारे नाम जो हैं वो लखनऊ घराने से हैं। ये बताइए, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? तैराकी, जूडो, निशानेबाजी या फिर कुश्ती? व्यक्तिगत पदक की बात हो रही है, इसकी व्यक्तिगत पदक की। अगर हम ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक की अगर बात करें, तो आपने नाम सुना होगा केडी जादव की। किसकी? केडी जादव की। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, केडी जाधव। केडी जाधव 1952 में जो है ना वो ओलंपिक, 1952 में, हाँ 1952 में ही ना, हाँ हेलसिंकी ओलंपिक शायद 1952 में ही हुआ है। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने जो है वो जीता था, है ना, हेलसिंकी। ठीक है, 1952 ही होगा। हेलसिंकी ओलंपिक में जो है वो केडी जाधव ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता था, है ना। तो हेलसिंकी ओलंपिक आप याद रखेंगे, केडी जाधव याद रखेंगे। और केडी जाधव किससे संबंधित थे? तो कुश्ती से संबंधित है। किसे? कुश्ती से। अगर हम बात करें कि पहला जो स्वर्ण मेडल है वो किसमें हमने जीता था, तो फील्ड हॉकी में जीता था। पहला स्वर्ण मेडल किसने जीता था? तो फील्ड हॉकी में जीता। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया तो ओलंपिक की अगर हम बात करें तो 1928 में हमने क्या जीता हॉकी में? स्वर्ण। 1932 में भी स्वर्ण जीता, 1936 में भी स्वर्ण जीता, 1940 और 44 में तो हुए नहीं थे ना खेल ओलंपिक, तो फिर 1948 में भी हमने जीता, फिर 1952 में भी जीता, फिर 1956 में भी जीता। अभी और मैं बताऊंगा आगे चलूंगा तो हम यहाँ पे ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये देखें, ये तो आजादी के पहले हमने गोल्ड मेडल जीता है ना, ये तो आजादी के पहले जीता है, लेकिन आजादी तो 1947 में हमें मिली है। तो यहाँ पे जो हमने गोल्ड मेडल जीता होगा वही, उसी को हम मानेंगे पहला गोल्ड मेडल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत का पहला गोल्ड मेडल जो है वो किसमें आया था? तो आप बोलेंगे हॉकी में। किसमें आया? हॉकी में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम बात करें महिला की, तो महिला में अगर प्रथम पदक की अगर बात करेंगे तो कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आ जाता है। किसका? कर्णम मल्लेश्वरी का प्रथम पदक उन्होंने जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो कब जीती थी? तो 2000 ईस्वी में उन्होंने जीता था। कब? 2000 ईस्वी में। महिलाओं की बात करेंगे तो मतलब ओलंपिक में प्रथम महिला कौन है जो कि ओलंपिक में पदक जीती थी? तो वो हो गए कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखना, कर्णम मल्लेश्वरी। और कब जीता था इन्होंने? तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलते हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित है, ये भी चीजें आप याद रखना, मतलब कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और इन्होंने रजत पदक जीता था, गोल्ड मेडल नहीं जीता था। आगे चलते हैं, आगे आइए। हाँ, 2000 में सिडनी ओलंपिक हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2000 ईस्वी में कहाँ हुआ था ओलंपिक? तो सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? पौष मेला इज अ यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? पश्चिम बंगाल,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। हम बात कर रहे हैं किसी पौष मेला की, तो ये वही स्थान है जहां पे जो है वो दुर्गा पूजा काफी मतलब कि धूमधाम से मनाया जाता है। कौन सा? दुर्गा पूजा, गंगा सागर मेला हो गया, फिर चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दुर्गा पूजा, फिर हो गया गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला, ठीक है जी। फिर आप एक चीज याद रखना कि एक नव वर्ष भी है, नव वर्ष, जिसको इस स्थान पे कहा जाता है पोइला बोईशाख। क्या कहा जाता है? पोइला बोईशाख। पोइला बोईशाख कहाँ का नव वर्ष का नाम है? तो आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। और पौष मेला यहीं पे लगाया जाता है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है, गंगा सागर मेला लगाया जाता है, पोइला बैसाख मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से, जहाँ की अभी मुख्यमंत्री है ममता दीदी, ममता बनर्जी। और ये जो पौष मेला है ना, ये बीरभूम जिले में मनाया जाता है। पौष मेला कहाँ पे मनाया जाता है? बीरभूम जिले में, जहाँ पे शांति निकेतन है ना, शांति निकेतन। और ये शांति निकेतन किससे संबंधित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से। अगर हम बात करें शांति निकेतन का जब नाम आया है, तो यहाँ पे याद रखना कि ये यूनेस्को का 41वां जो है विश्व विरासत स्थल भी है। मतलब कि भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल जो है वो शांति निकेतन था। 42वां जो है वो होयसल मंदिर था, और 43वां क्या था? तो मोईधाम था। आगे चलते हैं, ये बात करेंगे गंगूबाई हंगल। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आया था ना अभी। अच्छा कोई बात नहीं, गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य, यहाँ पे प्रभा अन्य भी एक नाम जुड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चन है तो ये रिपीट हो सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें प्रभा अन्य नहीं जुड़ा हुआ था, यहाँ पे प्रभा अन्य भी जुड़ा हुआ, तो एक नाम तो कम से कम हमें याद होगा ना। ये पूछा है कि किस घराने की प्रतिपादक थी। गंगूबाई वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ, ये क्या लिख दिया है भाई, उल्टा पुल्टा ट्रांसलेशन है। गंगूबाई हंगल वाज एन एक्सपोनेंट एंड प्रभा अन्य, ये टोटल गलत लिखा हुआ है, ये टोटल ट्रांसलेशन ही गलत है। कोई बात नहीं, आप हिंदी में समझ जाओ। गंगूबाई हंगल एंड प्रभा अन्य वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच घराना। ठीक है, क्या आप समझ पाए? गंगूबाई हंगल एंड प्रभा अन्य वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच घराना, ये है। तो रामपुर, मेवाती, जयपुर या फिर किराना घराना। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने गंगूबाई हंगल के बारे में बात की थी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक किराना घराने से संबंध रखती हैं। तो ये किराना घराना आपका राइट आंसर है। ठीक है जी, आगे आते हैं। वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक थे? इन द ईयर 2002 जाकिर हुसैन बिकम द यंगेस्ट तबला प्लेयर टू बी ऑनर्ड विद विच अवार्ड? ग्रैमी पुरस्कार, नेशनल हेरिटेज फेलोशिप, पद्म भूषण या फिर संगीत नाट्य अकादमी। बात हो रहा है कब? जाकिर हुसैन के बारे में, जो कि एक तबला वादक हैं, और पूछा गया है कि 2002 ईस्वी में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जाकिर हुसैन को 2002 ईस्वी में जो है वो कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्म भूषण मिला है। तो एक सेकेंड हम जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा देखते हैं। अच्छा नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं। जाकिर हुसैन के बारे में पीछे तो हम लोगों को देखा ना शायद, हाँ पिछली वीडियो में हम लोगों ने कर रखा है जाकिर हुसैन के बारे में, अब देखना उसको। उमयालपुरम के शिवरामन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? देखिए दोस्तों, जाकिर हुसैन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता भी सकता हूं, इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट जो मैंने किया उसमें मैंने काफी चीजें बता रखी है कि जाकिर हुसैन एक तबला वादक थे। 2024 में उनकी निधन भी हो चुकी है। 2023 में उनको पद्म विभूषण मिल चुका है। 1988 में उनको पद्म श्री मिल चुका है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि फिर, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये याद रखना। 1988 में इनको पद्म श्री मिला, 2002 में इनको पद्म भूषण मिला, और 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला। ठीक है, पद्म विभूषण। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था इनसे, एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया कि 2023 में महाराष्ट्र के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। 2023 में इनको मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, तो ये चीजें मैंने पहले ही करा रखा है। और अगर और भी अगर तबला वादक की बात करें तो अल्लाह रखा, और अल्लाह रखा के ये पुत्र ही हैं। जाकिर हुसैन कौन है? अल्लाह रखा के पुत्र हैं। किशन महाराज, फिर समता प्रसाद का नाम आता है। समता प्रसाद भी क्या है? तो एक तबला वादक है। फिर समता प्रसाद बता दिया मैंने, और फिर किशन महाराज, हाँ किशन महाराज भी बता ही दिया। चलो, तो ये चीजें याद रखना, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण।
अगला क्वेश्चन हम देख रहे थे, एक सेकंड, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था। उमयालपुरम के शिवरमन, उमयालपुरम के शिवरमन के बारे में पूछा गया कि किस खेल से संबंधित है, ढोल, गिटार, मृदंगम या फिर सितार। दोस्तों नाम भी अटपटा है और आंसर भी अटपटा है ना। चलो एक नाम और मैं लिखता हूं, पालघाट मणि अय्यर, पालघाट मणि अय्यर, ये भी जो है उसी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, पालघाट मणि अय्यर, उमयालपुरम के शिवरमन, ये दोनों जो है ये मृदंगम से संबंधित हैं। ठीक है, तो मृदंगम इसका राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। क्या मैंने ये क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में नहीं करवाया, बिल्कुल करवाया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी मैं आपको करवाऊं। ठीक है जी, चलिए तो हम क्या बात कर रहे हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की। सबसे पहले अगर हम देखें तो दो तरह के ओलंपिक संघ हैं, एक तो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ, और एक है भारतीय ओलंपिक संघ। कौन सा, भारतीय ओलंपिक। दोनों के बारे में मैंने हालांकि बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूं, भारतीय ओलंपिक संघ। अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, तो ये तो हुआ 1994 में, और ये कब हुआ, तो ये हुआ 1894, सॉरी ये गलती लिखा मैंने, 1894, और ये जो है 1927। ठीक है जी, 1927। अगर हम बात करें कि प्रथम इसके जो ओलंपिक जो अध्यक्ष थे भारतीय ओलंपिक संघ के, तो वो थे दोराबजी टाटा जी। कौन थे, दोराबजी टाटा जी। अगर हम इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने। कहाँ पे, लुसाने। और ये लुसाने कहाँ पे है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये चीजें याद रखना है, इसका मुख्यालय। अगर भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप ध्यान रखना कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अगर अध्यक्ष की बात करें तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि थॉमस बॉक इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन थॉमस बॉक अभी चेंज हो चुके हैं। क्रिस्टी कॉवेंट्री जो है वो नए बन चुके हैं। कौन, क्रिस्टी कॉवेंट्री। एक बच्चा वहां पे हमें बताया भी था इस चीज के बारे में, तो क्रिस्टी कॉवेंट्री जो है वो राइट आंसर है। थैंक्स टू हिम, तो उन्होंने हमें बताया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ध्यान दे दिया, तो क्रिस्टी कॉवेंट्री इसका राइट आंसर है, और इसलिए मैंने इसको दोबारा भी बताया। भारतीय ओलंपिक संघ की अगर बात करें तो पीटी उषा यानी कि पल्लव बुल्ला छंडी थक्के परम बिल्ला उषा जो है वो अभी वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। अब इसका तो राइट आंसर आपको मिल चुका होगा, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई, 1927 में। आगे आते हैं दोस्तों, अटला तही। अच्छा इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, शायद डालना भूल गया हूं यार, कोई बात नहीं। चलो, अटला तही किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। अटला तही इज अ वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। चलो मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको लिख देता हूँ। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बी में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलो सी में लिख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सी ऑप्शन हो गया, अरुणाचल प्रदेश। और डी में लिख लेते हैं, डी में राजस्थान। चलो जी, ये चार ऑप्शन मैंने दे दिए। अब तो ये क्वेश्चन वैलिड हो गया भाई। अटला तही किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन आप जरूर करना। अटला तही जो है वो विवाहित जो महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाएं या फिर अविवाहित महिलाएं, विवाहित महिलाएं अपने पति की सुख शांति के लिए, और अविवाहित महिलाएं अच्छा वर की प्राप्ति के लिए, है ना, अटला तही त्योहार मनाती हैं। कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। अच्छा, आंध्र प्रदेश में और कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये भी तो पूछा जा सकता है ना। तो एक तो हो गया उगादी, उगादी का नाम सुना होगा आपने। संक्रांति, फिर हो गया रथ सप्तमी। अच्छा, रथ सप्तमी के बारे में एक चीजें याद रखना, एक चीजें आप याद रखेंगे कि रथ सप्तमी जो है ना वो आंध्र प्रदेश का राजकीय त्योहार है। आंध्र प्रदेश का राजकीय त्योहार क्या है, रथ सप्तमी। उगादी आप याद रखना, ठीक है,
उगादि नव वर्ष। फिर एक हो गया संक्रांति, संक्रांति भी यहाँ पे अच्छी मनाए जाते हैं। तो ये चीजें कुछ ऐसे जो पर्व हैं जो कि कहाँ पे मनाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं, और अटला तही भी आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत पहली बार कब की गई? व्हेन वाज प्रो कबड्डी लीग स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? जैसे कि आप देखते होंगे कि आईपीएल है ना, डब्ल्यूपीएल, आईपीएल की शुरुआत कब होती है? तो 2008 में। डब्ल्यूपीएल की शुरुआत कब होती है? 2023 में। तो उसी तरह से प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई भारत में, और ये कब हुई ये आपको बताना है। तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 2014, हाँ 2014 में, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये आईपीएल के तौर पर ही इसकी शुरुआत की गई थी प्रो कबड्डी लीग की। आगे आइए, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज द है ना, हु इज द, या फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लिख दो, ये सी तो होगा नहीं भाई, ब्लैंक स्पेस, इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? प्रगति नायक, अंतिम पंघाल, स्वाति संजय, या फिर हीना खलीफा? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रहा है। एक होता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ये अंडर 20 वाला है, ठीक है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप भी होता है, और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में आप देखेंगे कि विनेश फोगाट का नाम काफी ऊपर आता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट का नाम काफी ऊपर आता है। फिर उन्होंने जो है राष्ट्रमंडल खेल में भी जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। तो विनेश फोगाट जो है वो 2 स्वर्ण पदक जीते थे कुश्ती में। अगर हम बात करें अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की, अंडर 20 है ना, मतलब कि अंडर 20 साल से जिसका एज जो है वो कम हो, तो वो कौन है? तो अंतिम पंघाल इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम, या फिर आंध्र प्रदेश? दोस्तों ये खुल्लम की बात हो रही है, खुल्लम खुल्ला है ना, खुल्लम खुल्ला नहीं होता है, ऐसे तो इसका नाम खल्लम है, लेकिन खुल्लम कहीं कहीं लिख दिया जाता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट वाला, एक तो मिजोरम है, और ये वहीं पे मनाया जाता है। मिजोरम में और कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चैलम हो गया, थंगलाम हो गया, चेराव हो गया। अच्छा, ये चेराव के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा। चेराव जो है ना, इसको बांस नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांस नृत्य, बम्बू डांस, ये बम्बू डांस, बम्बू बांस नृत्य। चैलम भी बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया एसएससी के द्वारा। चैलम हो गया, थंगलाम हो गया, तो ये चीजें याद रखना। और ये कौन सा? खुल्लम, खुल्लम जो है वो कहाँ पे? तो मिजोरम, आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यूट इन हॉकी? तो हॉकी में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता। तो एक चीजें मैं टोटल चीजें आप लिखना जरूर, ठीक है। 1928, 1932, 1936, 1940-44 में नहीं हुए, 1948 में हुए, फिर 1952 में हुए हेलसिंकी, फिर 1960 में हुए। यहां तक हमने लगातार 6 पदक जीत लिए, मतलब कि ये 6 क्या है? तो 6 गोल्ड मेडल है। उसके बाद बीच में गैप हुआ, 1964 गैप हो गया। 64 में हम लोगों ने सिल्वर जीता था, लेकिन सिल्वर जीता था, गोल्ड नहीं जीता था। फिर हम लोगों ने जीता कौन सा, किस वर्ष? ये क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे 56 लिखना था यार, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, सॉरी। देखो एक गलती होता है तो बहुत सारी चीजें गलती। मुझे ये पता है कि एक जो है बीच में गैप हुआ है 6 के बाद, तो यहाँ पे 1964 गैप हुआ है, सॉरी 1960 गैप हुआ है, ठीक है। कौन सा? 1960। और 1964 में हम लोगों ने जीता था, 1964 में हमने गोल्ड जीता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 1980 में जीता था, ये मॉस्को ओलंपिक था, यहाँ पे भी हम लोगों ने गोल्ड जीता था कोची में। तो हॉकी में तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गोल्ड हम लोगों ने हॉकी में जीत रखा है। अब सोच के देखिए, 8 गोल्ड मेडल हम लोगों ने हॉकी में जीता है। शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1928 से, 1928 से। और ये जो 1928 का जो ओलंपिक है वो एम्स्टर्डम में हुआ था। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। और लास्ट 1980 वाला आप याद रखना है, ये मॉस्को में हुआ था। तो 1980 या 1928 आपका राइट आंसर है। आगे जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जयपाल सिंह मुंडा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, या फिर बैडमिंटन? दोस्तों हम अगर जयपाल सिंह मुंडा की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि ओलंपिक में जो है हमने पहली बार जो है हॉकी में 1928 में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था। हॉकी में कब जीता? 1928 में।
अगर कोई पूछ दे कि 1928 में जो हॉकी हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता, यहाँ पे कैप्टन कौन थे, कैप्टन कौन थे, तो आप बोलेंगे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा ही तो कैप्टन थे। तो जयपाल सिंह मुंडा किससे संबंधित हुए, हॉकी से। ठीक है जी, आगे चलिए। ये देखिए, प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था। फेमस गजल सिंगर गिरिजा देवी वाज बोर्न इन, गिरिजा देवी जो है वो कहाँ जन्मी थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों गिरिजा देवी जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ, और इसीलिए ये बनारस घराने से संबंधित है। कौन, बनारस घराने। तो उत्तर प्रदेश आपका सही है, उत्तर प्रदेश के बनारस में इनका जन्म हुआ था। बनारस, वाराणसी भी इसको कभी कभी कह दिया जाता है, बनारस घराना भी है। तो बनारस घराने से इनका संबंध है। कौन सा घराना, बनारस घराना। इनको जो है वो ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठुमरी की रानी। किसको कहा जाता है, गिरिजा देवी को। ध्यान रखना, गिरिजा देवी को क्या कहा जाता है, ठुमरी की रानी कहा जाता है। इनको जो है पद्मश्री 1972 में मिला। देखना मैं कैसे आपको याद करवाता हूँ। तीन जो है आप याद रखो। सबसे पहला क्या, तो पद्म श्री, उसके बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण, और एक हो गया पद्म विभूषण। भारत रत्न इनको नहीं मिला, ठीक है, पद्म विभूषण। ये तीन पुरस्कार इन्होंने जीते। पहला अगर बात करें कि पद्मश्री इनको कब मिला, तो पद्मश्री 1972 में मिला। कब, ये चीज आपको बस याद रखना है, 1972। बाकी सब देखो कैसे निकलता है। यहां से आप 17 जोड़िए, 17 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 1989, 1989 आएगा। यहाँ मैंने कितना जोड़ा, 17। ठुमरी की रानी मतलब हम गिरिजा देवी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से जब जोड़ना है आपको पद्म विभूषण पे जाना है, तो आपको 27 जोड़ना है। पहली बार 17 जोड़ा, उसके बाद 27, क्योंकि अगर कुछ ज्यादा आपको पाना है तो ज्यादा तो इंतजार करना पड़ेगा ना भाई। पहली बार पद्मश्री मिला, उसके बाद 17 साल इन्होंने इंतजार किया तो पद्म भूषण मिला, फिर 27 साल और इंतजार किया तो पद्म विभूषण मिला। 27 अगर जोड़ूं तो कितना हो जाएगा भाई, ये 9 से 16 की 6 हाथ में एक। अच्छा 2016 होगा क्या, बिल्कुल जी 2016, 2016 में इनको मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे है ये ठुमरी की रानी, ठुमरी की रानी। उस्ताद बिस्मिल्लाह, सॉरी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम बहुत बार बार आता है भाई, शहनाई वादक थे। उस्ताद विलायत अली खान किसके उस्ताद थे, उस्ताद विलायत अली खान इज अ मास्टर ऑफ बांसुरी, सितार, तबला या फिर मृदंगम। हम किसका बात कर रहे हैं, विलायत अली खान की। तो विलायत अली खान जो है वो किससे संबंधित है, तो ये सितार से संबंधित है। अब सितार के जो प्रमुख, जो सबसे फेमस आपको नाम याद आता होगा, वहां पे हम देखते हैं। देखिए पंडित रविशंकर, बहुत फेमस नाम है सितार के लिए। तो पंडित रविशंकर ये रहे आप लोगों के सामने सितार हाथ में लिए हुए। इन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं, ऐसे नहीं लिखे भाई। 1967, 1973, 2002 और 2013, और एक बार इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो टोटल इन्होंने 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, मतलब कि 5 ग्रैमी अवार्ड मिला। कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, 1987-88 वाला इनको दिया गया। पद्म भूषण 1967 में। उसके बाद जो है 14 साल बाद पद्म विभूषण मिला। कितना साल बाद, 14 साल बाद। और 18 साल बाद भारत रत्न मिला। देख लो ये भाई, पद्म भूषण 1967, पद्म विभूषण 1981 और भारत रत्न 1999। हम लोगों ने शुरुआत में भी किया था कि पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला है ना। रैमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, 1992 में इनको मिल चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनकी पुस्तक का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक, और इसमें से एक भी ऐसा लाइन नहीं है जहां से क्वेश्चन ना बना हो। ठीक है, जैसे कि ये भी प्रश्न पूछा गया है कि 5 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करता कौन है। कालिदास सम्मान के बारे में भी पूछा गया है, पंडित रविशंकर को कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, भारत रत्न कब मिला, रमन मैग्सेसे कब मिला, और इनकी पुस्तक के बारे में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखा। आगे आइए, ये देखिए सितार के थोड़ी सा, जब हम सितार के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि विलायत खान, ये भी सितार से संबंधित है। इनको पद्मश्री 1964 में मिला था और पद्म भूषण 1968 में मिला था। और जब इनको पद्म भूषण मिला तब निखिल बनर्जी को पद्मश्री ही मिला था, और पद्म भूषण इनको 1986 में मिला। हालांकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो आप याद रख सकते हैं, इतना याद रखना काफी मुश्किल है। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है,
उमा शंकर मिश्रा, बुद्धादित्य मुखर्जी, परवेज खान और राजीव जनार्दन, ये भी किससे संबंधित हैं? तो सितार से संबंधित है। तो सितार से हमने देखा विलायत खान, निखिल बनर्जी, उसके बाद हमने देखा पंडित रविशंकर, उसके बाद हमने देखा उस्ताद विलायत अली खान। अच्छा, उस्ताद जो विलायत अली खान है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। विलायत अली खान जी को भी जो है प्रधानमंत्री जो थी, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी। क्या था? तो सितार की दीप्तिमान सूर्य। क्या? सितार की दीप्तिमान सूर्य। मैं लिख दे रहा हूं, सितार की दीप्तिमान सूर्य, ये किनको कहा गया है? तो इनको कहा गया है उस्ताद विलायत खान को। और ये भारत के जो राष्ट्रपति हुए वो इनको उपाधि दिए थे सितार की दीप्तिमान सूर्य। अगर सितार का सम्राट अगर पूछा जाए कि सितार का सम्राट किसको कहा जाता है? सितार का सम्राट, तो ये भी कहा जाता है किनको? तो विलायत अली खान जी को। और इनको जो है बहुत सारे अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण के लिए भी नामित किया जा चुका था, लेकिन ये वो प्राप्त नहीं, मतलब कि लेने से इन्होंने मना कर दिया था। इनका कहना था कि जो भारतीय गवर्नमेंट है हम लोगों की मेहनत को सही तरीके से उसका आंकलन नहीं कर पा रही है, इसलिए हम ये पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये उपाधि आप जरूर याद रखना कि सितार की दीप्तिमान सूर्य और सितार का सम्राट इनको कहा जाता है, तो उस्ताद विलायत अली खान को। आगे आइए, 1987 में पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, यहाँ पे किस होगा? 1987 में किस पार्श्व गायिका को, ठीक लिखा हुआ है भाई, नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विच प्लेबैक सिंगर वाज अवार्डेड द नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड इन 1987। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हमने शुरुआत में बात की थी लता मंगेशकर पुरस्कार की। किसकी? देखो, लता दीनानाथ मंगेशकर अलग होता है, मैं अभी बात कर रहा हूं लता मंगेशकर। एक सेकेंड, लता मंगेशकर पुरस्कार का। तो ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब होती है? तो शुरुआत होती है 2022 में। और 2022 में ये किसको दिया जाता है? मैं इस साइड लिखता हूं ताकि सारी चीजें लिख दूं। 2022 में, तो 2022 में जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। किसको? नरेंद्र मोदी को। ध्यान रखना। 2023 में किसको मिला भाई? तो 2023 में आशा भोसले को मिला। किसको? आशा भोसले। उसके बाद और बात करें 2024 में किसको मिला? तो अमिताभ बच्चन जी को मिला। किसको? अमिताभ बच्चन। 2025 में किसको मिला? 2025 वाला, तो मंगलम बिरला को। इनको मंगलम बिरला। तो ये आप ध्यान रखना कि लता मंगेशकर पुरस्कार की मैंने बात की जिसकी शुरुआत 2022 से हुई, नरेंद्र मोदी को पहली बार दिया गया। 2023 में आशा भोसले को, जो कि लता मंगेशकर की बहन भी थी। 2024 में अमिताभ बच्चन को और 2025 में मंगलम बिरला को। तो ये चीजें याद रखना है। कुमार मंगलम बिरला के बारे में ये पूरा करंट अफेयर्स है। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। आशा भोसले की बात करें तो 1987 में इनको एशिया की कोकिला जो पुरस्कार है वो दिया गया, मतलब कि नाइटिंगेल ऑफ एशिया, एशिया की कोकिला। उसके बाद सिंगर ऑफ द मिलेनियम ये भी इनको मिल चुका है। सिंगर ऑफ द मिलेनियम यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सिंगर ऑफ द मिलेनियम। ये जो पुरस्कार है ये दुबई के द्वारा दिया गया था इनको, दुबई। ठीक है, तो ये भी इनको कब मिला है? तो ये पूरे 2000 ईस्वी में मिला है। कब मिला है? 2000 ईस्वी में। और अगर 1987 में बात करें तो ये एशिया का कोकिला पुरस्कार मिला किसको? तो आशा भोसले को। कोई दिक्कत तो नहीं? सारी चीजें क्लियर हैं? आगे आते हैं दोस्तों। होला मोहल्ला किस धर्म या आस्था से जुड़ा हुआ त्योहार है? होला मोहल्ला इज अ फेस्टिवल रिलेटेड टू विच रिलीजन और फेथ? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या फिर सिख धर्म? तो होला मोहल्ला की हम अगर बात करें तो ये सबसे पहले तो ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा जो कौन से लोग रहते हैं? तो सिख समुदाय के लोग रहते हैं, है ना, जो कि गुरु गोविंद सिंह के वंशज भी हैं, है ना, गुरु नानक के वंशज हैं। तो काफी मतलब कि बहुत मानवता होता है उन लोगों में, काफी अच्छे लोग होते हैं।
तो सिख धर्म जो है वो होला मोहल्ला मनाते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे बैसाखी मनाया जाता है, लोहड़ी मनाया जाता है, फिर भाई दूज मनाया जाता है, गुरु पर्व मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें मनाई जाती है। मैं लिख देता हूँ, बैसाखी, फिर आप लिख लो लोहड़ी, ठीक है, गुरु पर्व, गुरु पर्व, फिर आप लिख लीजिए भाई दूज। क्या मनाया जाता है? भाई दूज। तो ये 4 पर्व आप ध्यान रखना है, ये पंजाब के हैं और पंजाब का ही है होला मोहल्ला, काफी बार पूछा गया है। आगे आते हैं। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अमजद अली खान के बारे में आपको बताना है कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। हालांकि इसके बाद में मैंने शायद आपको पहले ही करवा रखा है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसके बारे में मैंने करवाया है या फिर नहीं करवाया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने इसको करवा दिया। अच्छा, अमजद अली खान नहीं करवा, हाँ करवाया है, करवाया है, करवाया, ये फिर से रिपीट हो चुका है ना, करवाया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था इनके बारे में। ये फोटो से मुझे याद आया कि आज ही मैंने इसको करवाया। ठीक है, तो इसका आप आंसर आप कमेंट में करना। ये देखो, विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? विशु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो विशु आपको पता है कि विशु जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? केरला में। अच्छा, केरला और तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु विशु। ठीक है, विशु के बारे में यही है, और कुछ जी नहीं। मैं चाहता हूँ जल्दी से हो, क्योंकि मेरा नेट भी समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न करवाए। आप बताना जरूर कि आपको कैसा लगा। और इसका पहला पार्ट भी मैंने करवा रखा है, उसमें पूरे जो है वो 30 प्रश्न मैंने डिस्कशन किए थे। और आपको अगर आपको डिटेल्स वीडियो अगर चाहिए, अगर आपको डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दो, ताकि मैं आपका जो CGL का जो पेपर स्टार्ट होने वाला है, हालांकि अभी नहीं कह सकता है कि ये होगा या नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि अभी शिक्षकों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा था कल। मुझे तो काफ़ी दुख हुआ भाई, अब क्या ही करूं। इसी वजह से, इसी जो मैं भी काफ़ी इसमें बिजी था, और इसी वजह से मैं 2 दिन से लाइव भी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैं भी उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी उसमें सहयोग है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं नहीं चाहता। देखिए क्या होता है ना कि कुछ अपने सभी लोगों की क्या होती है कि मजबूरियां होती है। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे भी क्या है कि कैरियर है। अब मेरा कैरियर है, मैं अगर ऑन कैमरा अगर आ करके ये सारी चीज़ें अगर बोलूँ, तो फिर कहीं ना कहीं मेरे करियर के लिए भी वो खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको भी समझना होगा, जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ। तो भाई मैं अपने करियर के साथ तो नहीं खेल सकता ना, आप इस बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, खुद भी एग्जाम अटेम्प्ट करता हूँ। अगर मेरे ऊपर किसी तरह का FIR वगैरह हो जाता है, जैसे अभी आपने देखा कि कल जो है करीब करीब 50 लोगों पे FIR हो चुका था, तो उस अगर चक्कर में मैं भी अगर पूरा अगर ऑन कैमरा आकर के अगर सारी चीज़ें करूं और FIR हो जाए, तो मेरा करियर पे बहुत चीज़ें खराब हो सकती है। इसलिए मैंने उतना ज़्यादा ऑन कैमरा नहीं आता। तो डिटेल्स अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और CGL का पेपर होने से स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। और अब जो है वो मैं चाहता हूं कि 6-7 वीडियो मैं आपको एक एक दिन बीच करके या फिर लगातार करके मैं आपको दूं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हो। मैथ्स की भी मैं चाहता हूं कि मैराथन क्लास लूं, जिसमें 40-50 टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दूं हर तरीके का। क्योंकि जो अभी जो सिलेक्शन फोर्स फेज 13 का एग्जाम हुआ है, उसमें देखा गया काफ़ी अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए, स्टैटिक सवाल पूछे गए, फिर उसमें मोड से क्वेश्चन पूछे गए, मैंने करवाए भी थे। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं वो सारे प्रश्न जो है वो करीब करीब 40-50 क्वेश्चन टाइप ला करके मैं सारा करवा दूँ एक वीडियो में। आप बताना जरूर कमेंट करके, तभी हो पाएगी, क्योंकि अगर कमेंट नहीं आता तो मुझे लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं हो, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर मैं नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।